अ, प्राचार्य महोदय श्री पांडे सर, विद्यालय के संरक्षक जी, और डॉक्टर आशुतोष पंत सर, जिनका बहुत ही विशद कार्यानुभव इस क्षेत्र में रहा है, डॉक्टर जगमोहन नेगी सर, मेरे सम्मानित कार्यक्रम अधिकारीगण, विद्वान सम्मानित साथी जन, बहुत सुंदर संचालन कर रहे डॉक्टर डीएन जोशी सर, और सम्मान प्यारे हमारे स्वयंसेवीगण। कोविड की महामारी के दौरान ये वर्चुअल मैडम मीटिंग में मैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के संकल्प के साथ आज पर्यावरण को सुरक्षित और संवर्धित करना एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। हमें बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कर उसे संवर्धित करने, जंगलों को आग लगने से बचाने, वनों का कटान रोकने, कूड़ा करकट का उचित ढंग से निपटान करने, वर्षा जल का संचय करते हुए तालाबों, नदियों को संरक्षित करने और उन्हें प्रदूषित होने से बचाने, तथा सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करने, तथा विशेष रूप से हमें प्राकृतिक संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है उस पर अंकुश लगाने के प्रति जागरूकता का प्रयास करना होगा। यद्यपि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक अपने कुशल कार्यक्रम अधिकारियों के नेतृत्व में सदैव इन गतिविधियों का संदेश जन जागरूकता के माध्यम से देते आए हैं और देते रहे हैं और देते रहेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार को चाहिए कि बिल्डरों पर भी थोड़ा अंकुश लगे, और जो ये जंगलों में भवन निर्माण को लेकर जो कुछ ठोस नियम बनाए जाए, वहां पर व्यापक पैमाने पर जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाए, ग्रामीणों को उसके लिए ट्रेनिंग आदि दी जाए, तथा बृहत रूप से जैविक उत्पाद अगर बाजार के अंदर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य में भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। जल प्रबंधन के लिए भी जो हमारे परंपरागत स्रोतों की जो कमी देखी जा रही है, स्रोतों, नौले, धारों का को पुनर्जीवित करने का आज प्रयास किया जाना चाहिए। रेन हार्वेस्टिंग को अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इसके लिए जो हमारी वेटलैंड्स को है जो है उसको हमें जिंदा करना होगा, क्योंकि वेटलैंड जो है प्राकृतिक स्पंज के रूप में हमारे लिए काम करता है। जब कभी भारी वर्षा होती है तो इसमें जो ये पानी को जो सोखता है, धीरे धीरे यह पानी रिसते हुए तालाबों और नदियों में पहुंचता है। इसलिए वेटलैंड को भी संरक्षित करने की नीति की ओर हमें ध्यान देना होगा। वृक्ष ये अनमोल है। कैमरा नहीं आता होगा इसमें क्या? बैक कैमरा नहीं आता होगा? वृक्ष अनमोल है। मानव जीवन को के संरक्षण के हेतु हमें इस प्रकृति का संवर्धन करना ही पड़ेगा। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का संकल्प लेना है। एक छोटी सी मानवीय भूल जब बृहत रूप धारण कर लेती है तो उसकी परिणति भी बहुत विविध होती है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ऑक्सीजन पर सब बात कर रहे थे कि मात्र कुछ ही बीमार लोगों को ऑक्सीजन देने में हमारा ये पूरा सिस्टम जो है बिखर गया, जिससे सभी लोग परेशान रहे। तमाम सारे लोगों की मौत इससे हुई। जरा सोचिए, पूरे संसार को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था ईश्वर द्वारा कैसे की गई होगी। हमें ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आप सभी से आग्रह है कि जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं एवं उसका संवर्धन भी आवश्यक रूप से करें। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हम वृक्ष तो बहुत सारे लगा लेते हैं, कागजों में वृक्ष बहुत सारे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका हम संवर्धन अगर उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे तो फिर वो बात अधूरी हो जाएगी। वृक्ष लगाना ही एक बड़ी बात नहीं है, उसका संवर्धन आज बहुत आवश्यक है। तो आने वाली पीढ़ी को इससे हमारा लाभ मिलेगा। लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या में अगर हमारा प्रति व्यक्ति भी अगर एक एक पेड़ लगाने का संकल्प ले और उसे संवर्धित करने का ठाने, तो पूरे भारतवासी, पूरे देश में अगर इस तरह का हमारे लोगों के अंदर इस तरह की जागृति आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम इस क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष पंत सर बहुत अच्छा काम करते हैं। हजारों वृक्ष अपने निजी खर्चे पर जगह जगह गांव में जाकर जो देते हैं। बहुत अच्छा उनका एक प्रयास, बहुत ही सराहनीय ये प्रयास उनका होता है।
और अगर उनका हम संवर्धन भी उसी ढंग से कर जाएंगे तो निश्चित रूप से हम इस क्षेत्र में बहुत धनी कहलाएंगे। ऑक्सीजन कितना मायने रखता है अब सभी के समझ में ये आ गया है। दूसरों के लिए ना सही, लेकिन अपने लिए आज ही एक वृक्ष लगाने का हमें संकल्प लेना है। आज के दिवस पर मेरे सम्मानित कार्यक्रम अधिकारियों के कुशल निर्देशन में हमारे स्वयंसेवियों ने, बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रयास आज किए हैं। विभिन्न गतिविधियों को उन्होंने आज अंजाम दिया है। घरों के आसपास पौधारोपण कर उनकी समुचित देखभाल करने की व्यवस्था, तालाब, नदी, पोखरों को प्रदूषित होने से बचाने, जल का दुरुपयोग न करने तथा प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग बंद करने और कूड़ा कचरे आदि का को कूड़ेदान में ही डालने का संकल्प लिया है। पीछे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। हमारे कार्यक्रम अधिकारियों के कुशल निर्देशन में आज बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टर, निबंध, कविता पाठ और क्विज, बहुत सुंदर सुंदर बच्चों ने ये प्रतियोगिताओं का आयोजन में प्रतिभागिता की है और एक बहुत ही सुंदर एक सराहनीय प्रयास किया गया। मैं सभी महानुभावों के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आज की बैठक में मुझे आपने अवसर दिया, मैं आप सबके प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के दिन को हम जीवन का एक अमूल्य जीवन के रूप में सजोएंगे। इन्हीं विश्वास और आशा के साथ एक बार पुनः इस सफल आयोजन के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने कुशल उद्बोधन से हमें अभिभूत किया। हमारे जो समस्त स्वयंसेवी और छात्र छात्राएं इसमें जुड़े हुए हैं, उन्हें भी प्रेरणा मिली। आपसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं आज, और शायद वह आगे इसको अपने धरातल पर कार्यक्रम करेंगे। और आपसे बहुत ही ऊर्जा मिलती है, समय समय पर आपका मार्गदर्शन और हमेशा साथ सानिध्य प्राप्त होता है। इसके लिए आपका आभारी हूँ सर। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने कीनोट स्पीकर डॉक्टर आशुतोष पंत सर से निवेदन करना चाहूँगा। उससे पूर्व मैं उनके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर आशुतोष पंत सर हैं, वह जिला आयुर्वेदिक अधिकारी जनपद उधमसिंह नगर हैं। आपका जन्म देहरादून में हुआ, मूल निवासी आप खूंट के हैं, जनपद अल्मोड़ा उत्तराखंड के, जहाँ के हमारे गोविंद वल्लभ पंत सर जी थे। आपकी शिक्षा ऋषिकेश में हुई। आपने वर्ष 1988 में आयुर्वेद विभाग में चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त होकर तभी से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जंगल में पौधे लगाना शुरू किया। शुरुआत आपने 500 पौधों से की। प्रत्येक वर्ष संख्या बढ़ती रही। आपने अनुभव किया कि सड़क के किनारे, पार्कों में या जंगलों में पौधे बहुत कम बच पाते हैं क्योंकि उनकी उचित देखभाल नहीं हो पाती, और इसलिए आपने वर्ष 1996 से अपने गांवों में ग्रामीणों को अपनी जमीन में लगाने के लिए फलों के पौधे भेंट करने शुरू किए, जिससे कि उनमें अपने फायदे के लिए कम से कम उन पौधों को बचाने की प्रवृत्ति जागे। इस उद्देश्य से आपने फलों के पौधे उनको वितरित किए। और सबसे बड़ी बात ये, सर का योगदान ऐसा है कि आपने हमेशा किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता किसी से प्राप्त नहीं की और अपने ही वेतन से आपने हमेशा पौधे प्रदान किए। और आपका जो वर्तमान में लक्ष्य रहता है वह प्रतिवर्ष कम से कम 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रहता है। आप अब तक 3,05,000 पौधे लगा चुके हैं। यह कार्य आपने अपने स्वर्गीय पिताजी की श्री सुशील चंद्र पंत जी की प्रेरणा से प्रारंभ किया। आपने यह सभी प्रयास अपने वेतन से किए। आपने किसी भी संस्था या किसी व्यक्ति से कभी कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया। आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं सर। आप पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह अद्वितीय कार्य है और प्रेरणास्पद कार्य है। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, बहुत ही आपके सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपको सुनने की सर, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आपसे सादर अनुरोध करता हूं
कृपया अपने वक्तव्य से आज इस कार्यक्रम में हमें अभिभूत करें सर। हमारे स्वयंसेवियों को, छात्र छात्राओं को, कार्यक्रम अधिकारीगणों को, सभी को जो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य कर सकते हैं, जो हमारे महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक गण हैं, वह भी अपनी किस प्रकार से भूमिका निभा सकते हैं, हमें कृपया उसके संदर्भ में आप उद्बोधन देकर अनुग्रहित करें। मैं सादरा मंच पर बैठा हूँ। हमारे आपके तीनों नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं प्रधानाचार्य महोदय को अभी जितने इस बैठक में जितने भी लोग उपस्थित हैं, जितने लोग सुन पा रहे हैं, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद कि मुझे आप लोगों ने अवसर दिया। मेरा परिचय आदरणीय जोशी जी ने दे ही दिया है। पर्यावरण, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। वास्तव में एक ही दिन नहीं बल्कि हमें 365 दिन पूरा पर्यावरण की संरक्षण के लिए एकदम चिंतित रहना चाहिए। हमारे चिंता का विषय होना चाहिए, हमारे चिंतन में रहना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अगर बचेगा तभी हम बचेंगे, तभी हमारी धरती बचेगी। देखिए, हमारे सौर मंडल में पता नहीं कितने ग्रह हैं, असंख्य ग्रह हैं। उन ग्रहों में जीवन नहीं है तो उसका कारण क्या है कि वहां पर प्राणवायु जो हमारी ऑक्सीजन है वो नहीं है, और ऑक्सीजन जो जनरेट करता है वो एकमात्र उसके जो है उत्पादक हैं वो केवल वनस्पति हैं, केवल पौधे हैं। उसके अलावा अगर पौधे नहीं होंगे, आप जानते हैं जगह जगह मंगल ग्रह में भी जा रहे हैं अंतरिक्षयान, चंद्रमा पे तो बहुत पहले से ही जो है अभियान चले हैं, अंतरिक्ष अभियान चले हैं, वहां पर जाकर के सब अध्ययन कर लिया गया है। और भी दूसरे ग्रहों में जो है काफी अध्ययन किया गया, लेकिन वहां पर जीवन न होने का कारण क्या है कि वहां पर वनस्पतियों का अभाव। मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है जी? अच्छा, तो वहां पर जीवन न होने का कारण क्या है कि केवल मात्र यही है कि वहां पर वनस्पतियां नहीं। अगर वनस्पतियां होती तो वहां पर भी जीवन संभव हो सकता था। तो एक तो पर्यावरण दिवस मनाने का ये बहुत अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। कम से कम ये है कि जो लोग जागरूक हैं वो तो ठीक ही है, कर ही रहे हैं। आप जैसे लोग जो इस अभियान में लगे हैं, जो लोग कर ही रहे हैं पहले से काम, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो लोग जागरूक नहीं रहते हैं पर्यावरण के प्रति, उनके मन में इतना ज्यादा एक उल्लास नहीं रहता है, इतना एक करने की कुछ उत्कंठा नहीं रहती है, तो उनको भी एक दिन जो है, चाहे वो अखबारों के माध्यम से, चाहे वो मीटिंग्स के माध्यम से, चाहे और माध्यमों से, उनको एक दिन एक प्रेरणा मिलती है। वो ये अच्छी बात है। मैं इस पर्यावरण दिवस के बारे में थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि ऐसा होता है कि हमने देखा है कई साल से कि पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून को तमाम लोग जो है पौधारोपण करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तमाम लोग जो है पौधारोपण की एक बड़ी एकदम श्रृंखला सी लग जाती है। जो है हर परिसर में आप देखेंगे कि लोग फोटो खिंचाते हैं, एक पौधा होगा, 20 लोग उसके चारों तरफ खड़े होंगे और फोटो खिंचाते हैं। उसी तरह से जो है आज भी हमारे यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ की जो नगर निगम के आयुक्त हैं रिंकू बिस्टू, वो गंभीर है इस विषय में। उन्होंने मुझे बुलाया था एक जगह कार्यक्रम में, सुबह ही हम लोग यहाँ पर रुद्रपुर में एक जगह पौधरोपण किया, कुछ पौधे भी मिले गया था और वहाँ पर उनके भी कर्मचारी मौजूद थे। हम लोगों ने वहाँ पर पौधे लगाए और मुझे उम्मीद है कि वो जो एक सिंसियर लेडी हैं तो वो एक उसका बचाव भी करा देंगी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अन्य जगहों पे देखते हैं हम लोग, कई जगह मैंने देखा, और कई बार मुझसे जो है इस समय तो 2 साल से ये कोविड की वजह से थोड़ा सा जनसंपर्क लोगों का नहीं हो पा रहा, नहीं तो जो है कई बार मैंने ये देखा, कई बार मुझसे जो है लोगों ने वो कहा कि भाई 5 जून के दिन जो हमें कार्यक्रम करने हैं और जो है हमें बल्क में जो है आप पौधे दे दिए। मुझे पौधे उपलब्ध कराने में हेलो जी सर, उनको बचा करके, तो ये तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, मैं तो उनके लिए कृतज्ञ रहता हूँ। लेकिन पौधा, एक भी पौधा मर जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। पौधे लगाए जाएं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर एक पौधा मरता है तो मेरे को बिल्कुल ऐसा मन में दुख हो जाता है अंदर कि जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकता। तो मैंने उन लोगों को कहा भाई 5 जून जो है वो हमारे देश के हिसाब से, हमारे हवा के हिसाब से, हमारे वातावरण के हिसाब से उत्तर भारत में उचित नहीं है। 5 जून जो है ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है, इसे आप दूसरे तरह से मनाइए। इसमें जो है, क्योंकि 5 जून को क्या होता है ना, इस समय तो ये एक हमारा एक संयोग कह लीजिए आपकी प्री मानसून जो वो होती है बारिश जो है वो हुई है, थोड़ा बहुत नमी है इस समय। लेकिन हर साल आप देखते होंगे कि 5 जून के 5 जून के आसपास जो है वर्षा हमारे उत्तर भारत में नहीं होती है। मानसून आता ही हमारे यहाँ जो है 15 जून के बाद है। 15 जून के बाद ही वो जुलाई में ढंग से बारिश होती है। और नए जो पौधे लगाए जाते हैं, नए पौधों को लगाने के लिए हम लगा तो दें, लेकिन अगर हम उसको पानी नहीं दे पाए, सींच नहीं पाए ढंग से, तो वो गलत हो जाता है। अब होता क्या है कि लोगों ने पौधे लगाए, बड़ी संख्या में लगा देते हैं लोग पौधे, कहीं ना कहीं से ले लेते हैं, चाहे फॉरेस्ट से मांग लेते हैं, कहीं चाहे वो कहीं और से अरेंज कर लेते हैं। आप ये देखिए कि अगर आदमी अपने खुद के उससे लगाएगा तो वो बड़ी केयर करता है घर में। हम अगर एक 300 रुपए का पौधा ले जाएंगे घर में तो बड़ी केयर करेंगे, लेकिन अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें मिल गए पौधे ज्यादा मात्रा में तो हम क्या करेंगे कि लगाएंगे तो सही उसे, लेकिन हम उसको बस लगा करके भूल जाते हैं। आपने खुद, मैं बता रहा हूँ, हमारे बीच में से ही लोगों का अनुभव होगा, और इसमें मैं किसी का कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक हमारे बीच में से लोगों को अनुभव होगा, हमने पौधे लगाए और लगाने के बाद आप खुद मनन कीजिए कि हम लोगों ने कितने पौधों को दोबारा से जो है जाकर के सार्वजनिक जगह में लगे हुए पौधों को देखा होगा। होता यह है कि डीएम साहब ने लगाए और दूसरे किसी अधिकारी ने लगाए या किसी स्वयंसेवी संस्था ने लगाए पौधे लगा करके हम उनसे जो है बस आज रस्म अदायगी करी और उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद जो है वो पौधे, अभी अगर हमने आज पानी उसमें डाल भी दिया लगाते समय तो वो पानी उसका 3-4 दिन चल पाएगा, उसके बाद उससे जरूरत पड़ती है। और ये अगर 4-5 दिन अगर उसको पानी नहीं मिला नए पौधे को बीच में, तो वो बड़ा भारी गैप हो जाता है। वो गैप इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें जो है वो मतलब पौधे मर जाते हैं, वो फिर उनको मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते। हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हमें जैसे अपने आबोहवा को देखते हुए, अपने पर्यावरण को देखते हुए, अपने क्षेत्र विशेष के उसको देखते हुए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अब मैं जैसे आपको बताऊं कि मैं एक बार मेरी बात बहुत लंबी तो नहीं खींच रही, समय का अभाव तो नहीं, तो ऐसा था कि एक बार हम केरल में ट्रेनिंग में थे। पंचकर्म, एक आयुर्वेद में पंचकर्म एक विधा होती है, पंचकर्म चिकित्सा होती है, तो उसके लिए हमें सरकार की तरफ से जो है 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए केरल भेजा गया था। अब केरल में जो है वो वहां पर दूसरा ही मौसम का क्रम रहता है। सर माइक म्यूट हो गया शायद आपका सर जी। मेरा माइक तो म्यूट नहीं हुआ। हाँ सर ठीक आ रही है सर आवाज। हाँ तो वहाँ पर कृपया प्रेजेंटिंग ना करें, स्क्रीन शेयर ना करें और अपना माइक म्यूट रखें। सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ। जी सर कंटिन्यू कीजिए सर, थैंक यू। तो केरल में क्या हुआ कि वहाँ के हिसाब से वहीं के जो वहाँ के पौधे मिलते थे, जैसे कि लौंग का पौधा था, सुपारी था और काजू था और क्या कहते हैं नारियल था। हमने वहाँ पर जिस संस्थान में हमने जो है वो ट्रेनिंग थी हमारी चल रही, चेरुथुरती एक जगह है त्रिवेंद्रम जिले में, तो वहाँ पर जो है हमने उसी तरह के वहाँ के पौधे खरीदे मैंने, और वहाँ पर हमने जो है अपने लगाए उसको। और वहाँ पर क्योंकि मौसम अच्छा रहता है उस मौसम में, अब हाँ अगर हम मार्च में अपने यहाँ उत्तर भारत में, हम अपने जो है उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में या इधर हम अगर लगा दें पौधे, तो उनकी हमें देखभाल बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी उसके लिए। देखिए पौधा जो है लगाने का कोई सीजन नहीं होता। मेरा अनुभव है, 33-34 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ। पौधा लगाया, हम हर समय लगा सकते हैं पौधे, लेकिन पौधे को लगा करके हम उसकी देखभाल करना जरूरी है। एक तो जो है मई जून में, अप्रैल 15 अप्रैल से लेके और 15 जून तक के बीच में पौधों को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तेज गर्मी पड़ती है उस समय, भीषण गर्मी से जो है बचाना मुश्किल होता है। एक जो है दिसंबर और जनवरी में, उस समय क्या होता है कि 15 दिसंबर से लेके और आप समझिए 15 फरवरी के बीच में, उस समय क्या होता है कोहरा पड़ता है, तो नए पौधे जो होते हैं वो कोहरे की वजह से भी मर जाते हैं। तो ये 2
जो 4 महीने हैं हमने साल में, इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, या फिर हमारे पास इतने संसाधन हो कि हम उसको बचा सकें। तो लोगों में एक ये बहुत केवल एक पौधा लगा देना जो है, उसको लोग समझते हैं कि हमने पर्यावरण का संरक्षण कर दिया। पर्यावरण का संरक्षण, जैसे कि अभी हम मेरे से पूर्व वक्ता उन्होंने बताया कि एक ही पौधा भले हम लगाएं साल भर में, लेकिन हम उसकी पूरी देखभाल करें, तब तो हमारी सार्थकता है। अब हमने लगाने को तो 50 पौधे लगा दिए, लेकिन हम बचा भी नहीं पाए एक को भी, तो फिर तो उससे तो अच्छा है कि वो पौधे बेचारे जो हैं वो नर्सरी में रहते, किसी अच्छे आदमी के हाथ पड़ते, वो कोई अच्छा आदमी उसको ले जाता तो वो लगाता, तो उसको ढंग से लगाता तो सही, उसकी मौत तो नहीं होती पौधे की। तो एक तो बात यह है कि हम ये ना समझें कि पर्यावरण दिवस का मतलब केवल पौधे लगाना ही है। पौधे लगाने के लिए हम 15 जून के बाद जुलाई में हम बहुत अच्छा अभियान चला सकते हैं। और मेरी प्रधानाचार्य महोदय से कल बात भी हुई थी टेलीफोनिकली, और पहले जहाँ पर ये आप पहाड़ में थे, प्रधानाचार्य थे, तो उस जगह पर भी मैं गया था, वहाँ पर भी हमने अखरोट के पौधे लोगों को गिफ्ट किए थे, भेंट किए थे। और लोगों के यहाँ मेरे को रिपोर्ट मिली, वहाँ एक दूसरे टीचर हैं संस्कृत विभाग के, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छे वो पौधे काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे फोटो भी भेजा था कि वो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जो लगाए थे पौधे, वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं अखरोट के। और इसके बाद भी मैं 2 बार वहाँ जा चुका हूँ। तो हम लोग जो है जब जाते हैं तो हम जो है सादर लोगों को भेंट करते हैं, क्योंकि मैं अकेला मैं सोचूं कि मैं 20,000 पौधे लगा लूंगा, ये संभव नहीं है। न तो मेरे पास इतनी जमीन है, ना मैं क्या कहते हैं अपने इतने समय लगा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं नौकरी में हूँ, सर्विस में हूँ, तो मैं इतना समय भी नहीं दे सकता हूँ। तो समय और वो जो है जो लोग देते हैं, साथ देते हैं जो लोग, उनका मैं बहुत कृतज्ञ रहता हूँ कि वो कम से कम जो है मेरे एक अभियान में मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से ही सही, उनका बहुत ज़्यादा मेरे लिए एहसान है मेरे पर। लेकिन ये है कि हम कुछ अवरोध उत्पन्न हो गया था फिर से। जी सर, जी कंटिन्यू कीजिए सर। जी है? आ रही है सर, आवाज आ रही है सर, बीच में रुक गया क्या सर। करें? जी हाँ, 14 बीघा जमीन बता रहे थे वो कि हमारे पास है वहाँ पर, तो उसको जो है हम सदुपयोग कर सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे। रामनगर डिग्री कॉलेज के अध्यापक गण, और तो हम लोग उसको जो है मिल करके एक अभियान चला सकते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि इस समय कोविड पीरियड में क्या है कि पिछले वर्ष भी मैंने ऐसे ही किया कि, और साल तो ऐसा रहता था कि मैं साल में 2 बार छुट्टी लेता था, अपना उपार्जित अवकाश 15 दिन का ये जुलाई अगस्त में, और 15 दिन का जो है विंटर्स में। तो उस समय में क्या, विंटर्स में हम लोग जो है अखरोट के पौधे लगाते हैं। 3,000 पौधे का लक्ष्य है मेरा, तो हम अखरोट के पौधे ले जा करके गांव-गांव में जो है पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को भेंट करते हैं। और बरसात के मौसम में इसमें जुलाई अगस्त में हम क्या करते हैं, कटहल, तेजपत्ता, आंवला, आम, अमरूद, और भी इस तरह के सहजन वगैरह इस तरह के पौधे जो है जो कि मैदानी क्षेत्र में होते हैं, इनको ला करके इनको लोगों को जो है गांव-गांव में जा करके देते थे। लेकिन पिछले वर्ष से थोड़ा इसमें बाधा आ रही है, छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो बिल्कुल ही आप जानते हैं कि इस समय आप लोग तो खैर शिक्षा विभाग में हैं, तो आप लोगों को तो वैसे इस समय छुट्टी मिली हुई है, अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल ही छुट्टी नहीं मिल पा रही है, किसी भी मेडिकल लीव तक में जो है बड़ी दिक्कत हो रही है। तो और अपना एक बड़ा दायित्व है इस समय कोविड से लोगों को बचाना, उसको छोड़ करके हम एक दूसरी बात के लिए छुट्टी लें तो वो उचित भी नहीं। लेकिन मैंने क्या किया कि पिछले वर्ष जो है संस्थाओं से संपर्क करके, संस्थाएं मेरे काफ़ी संस्थाओं से मेरा संपर्क रहता ही है, तो उनको जो है उपलब्ध करा दिए थे पौधे सीधे नर्सरी से, और उन लोगों ने ले जा करके वो गाँव में लगाए भी, वितरित भी किए, है ना। तो इस वर्ष भी जो है जैसे आपका संस्था है, आपकी संस्था है, आपका डिग्री कॉलेज है, तो इसमें जो है लगाए जा सकते हैं 50-100 पौधे जितने आप लगा सकें। तो उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे कौन से पौधे अच्छे रहेंगे लगाए जाएं, जो शोभाकारी भी हों और जिनका कुछ फल वगैरह भी हों जिनमें, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल एक पौधे लगाना तो है ही महत्वपूर्ण, उसके अलावा भी हम पॉलीथीन का प्रयोग रोकने का प्रयास करें भरसक। हम कम से कम शुरुआत अपने आप से कर सकते हैं कि हम एक थैला लेके ही जाएं हमेशा। मेरी तो ये आदत है, मैंने अपने परिवार में भी ये डाल रखी आदत
और मैंने एक बार बीच में तो हमने अभियान चलाया था अपने, जहाँ मैं इस समय हल्द्वानी में रहता हूँ, गौजा जाली ग्राम सभा है वो, तो उसमें एक मार्केट पड़ती है वहाँ पर सब्जी वालों की। जरा थोड़ा बाहर बात करो यार, थोड़ा इसमें डिस्टर्ब होता है। तो उसमें जो है वो मार्केट थी, वहां पर मैं रोज शाम के वक्त जाता था और ठेली वालों को उनको कहता था कि भाई तुमने ये पॉलीथीन क्यों रखा हुआ है। वो मैं उनको बहुत ज्यादा जो है उनको डराता धमकाता भी था कि भाई तुम्हें कार्रवाई, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये वो काफी कुछ रुक भी गया था वहां पर पॉलीथीन का प्रयोग। अच्छा, अब हम देखते हैं आजकल की पॉलीथीन की जगह आजकल सरकार ने भी उसको जो है अलाउ कर रखा है, वो दूसरे जो है कपड़े जैसा है, उसी के इक्वलेंट है, क्योंकि पानी वगैरह रुक जाता है नालियों में और वो जो है बहाव को रोक देता है। गंदगी तो करता ही है, वो भी नहीं सड़ता बहुत दिनों तक वो भी डिकम्पोज नहीं होता है। तो हमें ऐसा ही बस जागरूकता लानी पड़ेगी। आप लोग तो बहुत अच्छे मतलब जो है स्थिति में है, आप लोग चाहें तो अपने बच्चों को, अपने जितने भी छात्र हैं उनको बहुत मोटिवेट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल उनके अंदर एक ऐसी आप झील पैदा कर सकते हैं, एक ऐसी मतलब उनके अंदर एक आप एक संकल्प पैदा कर सकते हैं, उनको दिला सकते हैं कि भाई हमें कपड़े का ही थैला प्रयोग करना है, या हमें कोई भी ऐसा नॉन डिग्रेडेबल जो भी है वो पॉलीथीन वगैरह इसका इस्तेमाल नहीं करना। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आपने जो है अपने छात्रों को ही इस तरह का संकल्प दिला दिया तो वो बहुत से लोगों को, औरों को भी जो है मोटिवेट कर सकते हैं। अब मैंने एक चीज और भी देखी कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कि हमने देखा कि जंगलों में आग लगी रहती है। मेरा आना जाना रहता है हल्द्वानी और रुद्रपुर के बीच में, तो हमने कई बार देखा, 4-5 बार तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि मतलब लोग, आग लगी रहती है सड़क के किनारे जंगलों में, और लोग बाग जो है हजारों की तादाद में वहां से वाहन गुजर रहे होते हैं, सैकड़ों वाहन गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग देख कर भी अनदेखी कर देते हैं। मतलब हम लोगों की, एक हिंदुस्तानियों की एक आदत है कि हम लोग जो है मतलब जब तक हम हमारे ऊपर, अपने ऊपर कोई बला नहीं आ जाती तब तक हम लोग जो है उसको सोचते हैं कि कोई दूसरा ही निपटाएगा, कोई दूसरा निपटेगा इससे। ये बहुत हमारी खराब एक आदत है। ये विदेशों में, यूरोप वगैरह में ऐसा नहीं है। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, अच्छी बातें सीखनी भी चाहिए। तो मैंने और मेरे सहयोगी एक दिनेश कुमार हैं, उनके साथ अक्सर मेरा आना जाना रहता है। हम लोगों ने कम से कम 5 बार यहाँ पर जो है इसी टांडा जंगल में आग बुझाई। अच्छा, उसके अलावा इस बार हमने ये देखा कि खुद फॉरेस्ट वाले भी जो है आग लगा रहे थे, कि उनसे हमने पूछा भाई क्यों लगा रहे हो, कंट्रोल बर्निंग के तौर पे। लेकिन वो कंट्रोल बर्निंग असलियत में कंट्रोल बर्निंग ना होकर अनकंट्रोल्ड हो जाती है। एक बार वो लोग लगा करके आग चले जाते हैं। ऐसे ही पहाड़ों में भी होता है, पहाड़ों में सड़क से लगे हुए इलाके में वो जो है पिरूल में आग लगा देते हैं, और उसके या तो उनको जो है कंट्रोल बर्निंग का तरीका ये है कि उसमें बीच में जो है रिज बनाया जाए, बीच में उसमें गैप करा जाए। गैप करने के बाद जो है उतने जितने इलाके में हमने उसको जलाना है उसको बिल्कुल एक संतुलित तरीके से उसमें आग लगाई जाए, कंट्रोल बर्निंग उससे कहते हैं। लेकिन असलियत में हमारे देश में जो है सब लोग जो है, हम खुद अपने स्तर पे भी लापरवाही करते होंगे। हर आदमी जो है पूरी तरह से जो है डेडिकेटेड नहीं है अपने ड्यूटी के प्रति, तो वो उन लोगों से भी क्या डेडिकेशन की उम्मीद करनी। वो आग लगा के चल देते हैं, वो आग इतनी बढ़ जाती है कि बाद में वो जो है नियंत्रित ही नहीं हो पाती है। उससे कितना जो नुकसान होता है, कितने पक्षी मरते हैं, कितने उनके बच्चे मरते हैं, कितने जो है सरीसृप हैं, वो हैं अपने रेप्टाइल्स हैं और तमाम और जानवर हैं। उसके अलावा बीज होते हैं, बीज तमाम पड़े हुए जमीन में, वो भी मर जाते हैं। तो इसको जो है आग को भी रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं आग देखते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई दूसरा बुझाएगा या फायर जो है वो अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की ही ये जिम्मेदारी नहीं। हम अगर हम देख रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अब मैंने एक बार आपको बताता हूँ, कहीं अगर लंबा हो रहा हो तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, लंबा तो नहीं हो रहा ज्यादा। जी सर कहिए, आप सर कहिए। मैंने एक जगह सलडी के पास में सड़क से थोड़ा ऊपर एक जगह आग लगी हुई देखी, तो मैंने रोका। तो वो मेरे रिश्तेदार थे, उनको जो है उसी दिन जाना था दिल्ली, तो वो लोग थोड़ा सा ऐतराज से करने लगे कि यार तुम, मैं रुक गया, वो लोग चले गए। तो मैंने अकेले ने वहां पर, क्योंकि वो थोड़ी सी थी, ज्यादा वो 10-12-15 स्क्वायर मीटर में रही होगी आग, तो मैंने अकेले नहीं वहां पर जो है वो आग बुझा ली, कंट्रोल कर ली। अगर वो आग बढ़ जाती, आप जानते हैं बढ़ती है हर साल, कितने जंगल जल जाते हैं। जितना अगर पर्यावरण संरक्षण के लिए हम पेड़ ना भी लगाएं
केवल हम जितनी हमारी संपदा हमारे बुजुर्ग लोग छोड़ गए, या बुजुर्ग भी क्या छोड़ गए, जो प्रकृति ने हमारे को छोड़ के दी हुई है, उसी को अगर हम बचा लें तो हमारा बहुत बड़ा पर्यावरण संरक्षण हो जाए। तो अगर हम चाहें तो अगर मौके पर अगर हम देख रहे हैं तो छोटी सी आग को हम बुझा दें वहीं पर, तो अकेले भी बुझा सकते हैं, कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। एक बार जो है जब राम सेतु बन रहा था तो एक किस्सा है कि एक गिलहरी जाती थी, पानी में लोटपोट होती थी, फिर उसके बाद आकर के रेत के कुछ कण अपनी पूंछ में जो है लपेटती थी, फिर पहुंच जाती थी। किसी ने मजाक में उससे पूछा, भैया तेरी इस प्रयास से क्या होगा? तो उसने कहा, मेरे को कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो नहीं कहेगा कोई। तो इसीलिए जो है अपनी ओर से भरसक प्रयास करना चाहिए। वनों की आग को बचाना भी एक बहुत बड़ा सेवा है पर्यावरण की। इसके अलावा जो है वाहन का कम प्रयोग करें, जितना कम प्रयोग हो सके, जितना जहाँ बहुत जरूरी है वहां तो करना ही पड़ेगा, जो ईंधन से चलने वाले वाहन है, लेकिन जहां पर हम बचा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो उससे हम जो है वो भी पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हमारी सेवा होगी, है ना। तो ये चीजें हैं। और बाकी ऐसा ही है कि मैंने अनुभव किया था कि सार्वजनिक जगहों में लगाते तो हैं पौधे लोग बाग, हमने भी खुद लगाए शुरू में, हमें भी इतना अंदाजा नहीं था, शुरू में हमने भी लगाए तो जंगलों में उसमें उधर लगा दिए, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब वो पत्तियां निकलती हैं उसमें, तो उसके बाद जानवर खा जाते हैं उसे, जंगली जानवर खा जाते हैं, बकरी खाती है, गाय खा जाती है शहरों में। तो उससे बचाव कर या तो फिर हम पूरे ट्री गार्ड लगाएं, उतना महंगा जो है वो अकेले व्यक्ति या किसी छोटी मोटी संस्था के बस की बात नहीं होती है, वो तो सरकार ही कर पाती है। आजकल एक दूसरा भी वो है, एक दूसरी नुकसानदेह चीज ये है कि हम अगर ट्री गार्ड कहीं से अरेंज करके लगा भी दें, मान लिया 500-700 का एक ट्री गार्ड लगाया, पता चला कुछ दिनों में जो है कोई नशेड़ी लोग जो है उसे निकाल लेंगे, कोई कबाड़ी निकाल लेंगे, तो वो भी नुकसान ही है। तो ये प्रैक्टिकली इसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें होती हैं प्लांटेशन में, लेकिन फिर भी हमें अपनी जो है प्रयासों को तो छोड़ना नहीं है। और बाकी रही बात आप लोगों के साथ मेरी सेवा अगर आप लोगों को प्राप्त हो सके, मैं सेवा कर सकूं आपके महाविद्यालय की और उसकी, तो मेरा सौभाग्य होगा। आप लोग मुझे बताइएगा। अभी बरसात में जुलाई में हम लोग मंगाते हैं, मैं तो जो अक्सर ये पौधे मंगाता हूँ लखनऊ के पास से, वहाँ से मुझे जो है काफ़ी चीप पड़ जाते हैं। जो पौधा यहाँ पर 50-60 रुपए का 70 रुपए का होगा, मुझे वो वहाँ पर से 25 रुपए तक 20-22-25 रुपए में मिल जाता है, क्योंकि एक तो मैं बहुत साल से खरीद रहा हूँ, फिर पूरे ट्रक के हिसाब से मंगाते हैं पूरा बल्क में, तो है ना। तो उस समय हम मंगाते हैं। ये अपना हरेले का जो त्योहार होता है उसके आसपास, क्योंकि हरेला जो होता है वो हमारे लिए हमारे उत्तर भारत के हिसाब से बहुत मुफीद है। उस समय जो है बिल्कुल पानी बरसता रहता है लगातार, 2-3 दिन की गैप में हमेशा बारिश होती रहती है, जब भूमि में जो है नमी बनी रहती है। और पौधे जो है वो उस समय तो आप अगर उल्टे हाथ से भी कोई पौधे की टहनी लगाते ना, तो वो भी जो है पनप जाती है, ऐसा कहते हैं। बाकी ये है कि विष्णु पुराण में लिखा गया है कि 10 कुएं के बराबर जो है एक बावड़ी होती है, और 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब होता है, और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र होता है, और 10 पुत्र के बराबर एक वृक्ष होता है। ये तो आप लोगों ने सब आप विद्वान लोग हैं, आप जानते ही हैं। तो एक वृक्ष 10 पुत्र समान कहते ही है हमारे यहाँ। तो ये है कि हमारे ऊपर भी कई प्रकार के ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, इसी प्रकार से प्रकृति का भी ऋण है। तो प्रकृति का ऋण भी हमें, भाई हम अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं, आज देखिए कितना हाहाकार हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधे पेड़ की ऑक्सीजन जो है वो सीधे ही जो है बेड रिडन एक जो आदमी है, एक जो मरीज है उसके पास हम पहुंचा देंगे, लेकिन जो भी ऑक्सीजन है अगर वो कंसेंट्रेटर से जा रही है तो भी वो वातावरण की ऑक्सीजन को ही तो कंसेंट्रेट करके भेज रहा है। मशीन जो बना रही है तो वातावरण के ऑक्सीजन को ही तो कंसेंट्रेट कर रहा है। अगर हम जो है उसमें सिलेंडर में ऑक्सीजन भर रहे हैं तो वो भी कहीं से और से नहीं आ रही, इसी वातावरण की ऑक्सीजन का ही जो है अलग करके हम उसको जो है भरते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन जो है इतनी मात्रा में फैक्ट्रियों में तैयार की जा सके कि इतने हजारों लाखों करोड़ों लोगों का 6.5 अरब बताई जाती है वो इस समय आबादी विश्व की। तो उसके अलावा जानवरों की भी संख्या है, इतने बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का और जानवरों का जो जीवन चल रहा है, ऑक्सीजन वो किसी भी फैक्ट्री से कितने भी बड़े बड़े प्लांट से बना लिए जाए नहीं हो सकती उसकी आपूर्ति। उसकी आपूर्ति प्रकृति ही करेगी। तो प्रकृति के हम वंदन करें,
और हम उसके लिए जो है उसको अपना प्रकृति को अपना है ही है, प्रकृति के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो बाकी मैं क्या बहुत ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं रहता है। मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ, वक्ता तो हो नहीं, वक्ता तो आप लोग हैं, प्रवक्ता हैं, और जो है आप लोगों के तो आदत ही है बोलने की, बहुत लंबा लंबा समय तक बोल सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ इस विषय में, लेकिन ठीक है, काम करने के लिए मैं उद्यत रहता हूँ। और आप मुझे मौका देंगे तो वहाँ के लिए भी जो है रामनगर में डिग्री कॉलेज में आप लोग भी सहयोग करेंगे, संकल्प लेंगे बचाने का पौधों को, तो मैं वहाँ पर आकर के उपलब्ध कराऊंगा पौधे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू डॉक्टर सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका विशद ज्ञान अनुभव, पर्यावरण प्रेम, सत्यनिष्ठा, पर्यावरण संरक्षण हेतु अनवरत प्रयास हमारे लिए अनुकरणीय हैं और हमारे साथ साथ हमारे विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्पद हैं। और आपसे हमें बहुत ऊर्जा मिली है सर, और आपसे अब हम पहली बार जुड़े हैं और लेकिन आजीवन हम आपसे जुड़े रहेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा सर, आपके उद्बोधन से हमें भी ऊर्जा आ गई है और पर्यावरण के प्रति हम कुछ करना चाहते हैं। अपने महाविद्यालय में प्राचार्य महोदय की अनुमति के अनुसार हम आपसे जो है संपर्क करेंगे और एक वृहद पर्यावरण कार्यक्रम जो हमारे महाविद्यालय में किया जा सकता है उसके संदर्भ में भी हम आपसे संपर्क स्थापित करेंगे सर। आपका आगे भी मार्गदर्शन और सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कुछ कहना चाहूँगा। कुछ पंक्तियाँ हैं जो आज की जो पर्यावरण की समस्या है जिसका कारण मानव है, उसके संदर्भ में। क्या कभी पर्यावरण को तुमने करीब से जाना है? क्या दुविधा है अवनयन की, किसको कारण माना है? क्या कभी पर्यावरण को तुमने करीब से जाना है? क्या दुविधा है अवनयन की, किसको कारण माना है? कहीं होता वन्य जीवों का शिकार, कहीं वनों पर संकट है, कहीं सुनामी, कहीं बाढ़ तो कहीं अकाल का तांडव है। कोई मलेरिया, कोई कैंसर, कोई एड्स से पीड़ित है, कहीं जीव विलुप्त हो रहे, कहीं मानवता जड़ित है। कहीं नहर, कहीं बांध तो कहीं तेल कूप बनते हैं, कहीं कंप्यूटर तो कहीं इंजन जहाज बनते हैं। ओजोन परत में छिद्र हो रहे, कार्बन वायु में फैली है, हरियाली से भरी धरती आज लगती कितनी मैली है। हरियाली से भरी धरती आज लगती कितनी मैली है। क्या कहती हैं नदियाँ पर्वत, क्या क्या लहरों का रोना है। क्या कहती हैं नदियाँ पर्वत, क्या लहरों का रोना है। क्या कहती है मृदा अपनी, क्या पवनों का कहना है। क्या कभी पर्यावरण को तुमने करीब से जाना है? क्या दुविधा है, क्यों संकट है, किसको कारण माना है। वन्य जीव संस्थानों में भी हाय हुल्ला होता है, दिल दुखता है पर्यावरण का जब परमाणु परीक्षण होता है। कहीं सभाएं, कहीं गोष्ठियां, कहीं पर नारे लगते हैं, कहीं वन्य जीव संस्थान रक्षा कार्यों में लगते हैं। कहीं सिंचाई करने हेतु नहर निर्माण होता है, कहीं कीटनाशक के छिड़काव से प्रदूषण होता है। कहीं पर्यावरण है अमूल्य धरोहर का पाठ पढ़ाया जाता है और कहीं जानबूझकर प्रदूषण बढ़ाया जाता है। तो मैं सभी हमारे जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त कार्यक्रम अधिकारीगण हैं, अन्य स्थानों के प्रतिभागीगण हैं, अन्य प्रदेशों के प्रतिभागीगण हैं तथा छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी जो भी उपस्थित हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि अपने पर्यावरण के प्रति आप सभी सत्यनिष्ठा से कर्तव्यनिष्ठ होकर के कार्य करें और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आगे आएं। और ज़्यादा समय न लेते हुए फिर मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आमंत्रित वक्ता डॉक्टर जी.सी. पंत, जो महाविद्यालय के चीफ डॉक्टर तथा एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। आपका विशद अनुभव तथा आप राष्ट्रीय सेवा योजना हो चाहे महाविद्यालय का किसी भी कार्य हो, उसमें आपकी प्रतिभागिता, आपका ज्ञान, आपका अनुभव हमारे लिए हमेशा वांछित होता है। और इसी क्रम में मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर जी.सी. पंत सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, कोऑर्डिनेटर आदरणीय पांडे जी और डॉक्टर आशुतोष सर, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी जगमोहन नेगी जी, संचालन कर रहे डॉक्टर डी.एन. जोशी जी और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम नमन। ये आज सौभाग्य है मेरा, मैं डॉक्टर आशुतोष सर को सुन रहा हूँ। आपका कृतित्व इतना विराट है, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। जब आप चौकुटिया में भी रहे थे सर शायद, तो तब भी आप वहाँ पेड़ों को बांटते थे। पर्यावरण प्रदूषण
और वृक्षारोपण के परिप्रेक्ष्य में पांडे जी ने अभी जो एक बात कही कि हम पेड़ तो लगाते हैं, उसके बाद उस पेड़ का क्या हुआ उसकी ओर मुड़ करके भी नहीं देखते। और आशुतोष सर तो आयुर्वेद का उनका विशद अध्ययन है। बहुत सारे आयुर्वेद के जो हमारे डॉक्टर हैं उन्होंने कचनार का पेड़ नजदीक से देखा नहीं होता है, लेकिन कचनार घनसत से के वो जानकार होते हैं। मैं तो आशुतोष सर को कम से कम 3 या 4 दिन सुनने के लिए तैयार हूँ। जब कोविड काल निपटेगा रामनगर महाविद्यालय में, हम सर आपको मेरे लगभग 3-4 वर्षों से मैं आपका जब मैं देखता था कि एक आदमी ऐसे भगीरथ प्रयास में लगा हुआ है कि वो अपने तनख्वाह के पैसों से लोगों को पेड़ बांट करके उन्हें जागरूक कर रहा है, मैं आपको नजदीक से देखना चाहता था सर। और आज एनएसएस कार्यक्रम में ये सौभाग्य मुझे मिला है। बहुत जल्दी रामनगर कॉलेज में आप आमंत्रित होंगे और हमारे बीच होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। मेरी समझ में एक बात आती है, मैं बीच में एक चित्र देख रहा था कि एक केले को दे रहे थे और उस केले को छूने वाले 8 लोग थे। लगभग आज वृक्षारोपण की भी यही स्थिति है। मंत्री जी आते हैं और चंदन के पेड़ का वृक्षारोपण होता है, और मंत्री जी के साथ जब भीड़ जाती है तो लोग ये भी नहीं देखते हैं कि वो चंदन का पेड़ उसकी जड़ में अच्छी तरह से मिट्टी डाली भी गई है या नहीं गई है। प्रकृति से हम लड़े हैं और उसका प्रकोप हम कोरोना के रूप में देख रहे हैं। अभी आशुतोष सर जो बता रहे थे कि जो उत्तराखंड में हरेला पर्व है, हमारे पूर्वजों ने उस हरेले के पर्व को वहां पर हमें ये सिखाया है कि अब पेड़ लगाओगे पेड़ जी उठेंगे, लब उठेंगे। जितने कांटेदार पेड़ हैं उनको पहले बरसात के दिनों में लगाते थे, पतझड़ वाले पेड़ों को जाड़ों के दिनों में लगाया जाता था। और आप तो आयुर्वेदाचार्य हैं, जड़ी बूटी का प्रयोग करने से भी पहले हमारे शास्त्रों में पहले दिन जाकर के भगवान धन्वंतरि का ध्यान करते हुए, उसका वंदन करते हुए कि हे जड़ी मैं तुझे कल ले जाने वाला हूं और मैं जिस मरीज को दूंगा वो मरीज ठीक होगा, यहाँ तक के स्तवन का वर्णन है। जो पेड़ हम अपने घरों में इमारती लकड़ी के रूप में लाते थे, उस पेड़ को भी निमंत्रण देने का चलन था। उत्तराखंड में तो अंग्रेजों के वक्त में, जो शायद मुझे लगता है कि हमसे तो थोड़ा बहुत अंग्रेज समझे थे कि जो पेड़ सिर सूखा होता था उसी के छपान की अनुमति थी। जैसे जैसे वन कानून बने, सामान्य व्यक्ति के लिए लकड़ी बहुत दूभर हो गई, और जिनके पास पैसा है, जो माफिया हैं, उनके लिए लकड़ी तक पहुंच बहुत सरल हो गई। मंदिर निर्माण रोज, मस्जिद निर्माण रोज, पूजा कभी कभी, उस ऐसे ही दौर से हम गुजर रहे हैं। हम पेड़ भी लगाते हैं एनएसएस के माध्यम से भी, और अन्य जो सरकारी उपक्रम होते हैं उनके माध्यम से भी, लेकिन उस पेड़ में बाद में जान बची है या नहीं बची है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। अभी सर कह रहे थे या तो वो नर्सरी में रहे, कम से कम जिंदा तो रहेगा, या फिर जब हम उसे लाते हैं तो उसका हम पोषण करें, हम उसे जिंदा रखें। जितने भी किस्म का पर्यावरण आज दूषित हो गया है, बमों को रोकने की हमारी क्षमता नहीं है, समुद्र में जो कूड़ा डाला जा रहा है उसको भी रोकने की हमारी क्षमता नहीं है, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसे भी हम नहीं रोक सकते। एक बात मेरी समझ में आती है, हम एक पेड़ लगा सकते हैं और उस पेड़ का संरक्षण करके और उस पेड़ को पोषित कर सकते हैं, जीवन भर उस पेड़ को देख करके खुश हो सकते हैं। मेरा सर से निवेदन है, सर मैं जब पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर का विद्यार्थी था 1985-87 में, तो हमने यहाँ एक डीएलएम भारती जी थे, उनकी मदद से उस समय वृक्षारोपण किया, और मार्च अप्रैल में उन्हीं से पानी का टैंकर मांग करके हमने उन पेड़ों को सींचा और वो पेड़ आज दरख्त हैं। बल्कि पिछले साल मुझे उनकी टहनियों का पातन तक करवाना पड़ा। उसके बाद डॉक्टर डीसी तिवारी हमारे गुरुवर यहाँ एनएसएस के अधिकारी रहे, उन्होंने वो मेहनत की परिसर में, आज उनके लगाए हुए जो शीशम के पेड़ हैं लगभग वो 25 साल की उम्र के हो गए हैं। उसके बाद हम लगातार लगे रहे, और जब से हमारे इससे पहले जो हमारी प्राचार्या थी वो भी बड़ी जागरूक रहा करती थी, क्योंकि रोखड़ में हमारा महाविद्यालय का परिसर है, फिर भी तो प्रयास करते हैं तो पेड़ उगाते हैं। तो
प्राचार्य ने भी बहुत प्रयास किए और वर्तमान प्राचार्य तो बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं। उन्होंने तो पूरे परिसर को, वो एनएसएस के जो विद्यार्थी हैं और एनएसएस के जो अधिकारी हैं वो किस हिस्से को सजाएंगे, इसी तरह एनसीसी वाले किस हिस्से को सजाएंगे, रेंजर्स रोवर्स वाले क्या करेंगे, क्रीड़ा वाले क्या करेंगे, साहब ने तो सारा परिसर हमारा बांट दिया। और इतना होने के बाद भी हमारा जो परिसर था उसकी चहारदीवारी पूरी नहीं थी। मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा में तुरंत काम हुआ और चहारदीवारी बनकर के तैयार है। अब हमारा परिसर पूर्ण रूप में बंद है। अब हम वहाँ जो भी पेड़ लगाएंगे वो पेड़ पनपेंगे। और प्राचार्य जी ने तो उत्तरदायित्व का सिद्धांत निर्धारित किया है कि जो पेड़ लगाएंगे पेड़ बचाएंगे भी। इसी क्रम में उस बीते 2-3 वर्षों से मेरी एक पहल रही छात्र संघ के पदाधिकारियों के साथ कि 6,000 6,500 की हमारी छात्र संख्या होती है। अनवरत हमारे विद्यार्थी स्वर्गीय होते रहे हैं। आज ही में बल्कि हमारा एक होनहार विद्यार्थी, क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी, लैंड टेनिस का बहुत अच्छा खिलाड़ी, और उसने थोड़ा सा पता नहीं क्या आजकल के नवयुवकों को हो गया है, उनके भीतर जरा भी क्षमता, जरा भी धैर्य नहीं बचा है विपत्तियों से जूझने का, तो वह स्वर्गीय हो गया। उस बच्चे की कंडोलेंस में महाविद्यालय में करके आया हूँ। पिछले वर्ष से मैंने छात्र संघ के पदाधिकारियों से 25,000 रुपये का कोष अभी तक बचा हुआ है, उन्होंने वो कोष हमें दिया है। और हमारी यह सोच है, जो बच्चे हमारे बीच के स्वर्गीय हो गए हैं, हम उन बच्चों की स्मृति में पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ का नाम जो है उस बच्चे का नाम देंगे और उसका ट्री गार्ड भी बनाएंगे और उसका संरक्षण भी निर्धारित करेंगे और उत्तरदायित्व का सिद्धांत निर्धारित करेंगे। क्योंकि चाहे बॉटनी विभाग हो, वो भी अपने यहाँ बच्चों से प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारी पेड़ों को मंगाते हैं, लेकिन उनका रोपण नहीं हो पाता है। ये सारे महाविद्यालयों के लिए चिंता का विषय है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने इस साल महाविद्यालय में एक मजबूत बॉटेनिकल गार्डन भी बनाया है। उस लोहे की उसमें चहारदीवारी है, उसके भीतर कोई जानवर नहीं जा सकता है, उसमें भी पौधरोपण होना है और आशुतोष सर हमारे बीच होंगे और क्योंकि वो राय देंगे हमें। मैं तो एक चीज यह जानता हूँ, या तो वन विभाग के व्यक्ति से पूछा जाए कि यहाँ की मिट्टी में कौन सा पेड़ पैदा होगा, या फिर आशुतोष सर जैसे आयुर्वेदाचार्य जी से पूछा जाए, अन्यथा सामान्य लोकल के माली से पूछा जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी नर्सरी में पौधे मिल गए तो खाना पूर्ति करके ले उठा करके ले आए, वो पेड़ यहाँ पर होगा या नहीं होगा। सर ने तो सारे आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़े हैं, वहाँ तो सारी व्यवस्था है कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जलवायु ऐसी होनी चाहिए, उसे इतना पानी मिलना चाहिए, तब वो पौध वहाँ पर तैयार होगा, तब वो पुष्पित होगा और पल्लवित होगा और आने वाले कल में वो मानव समाज की सेवा करेगा। साहब सर बीच बीच में कहते जा रहे थे कि मेरे लिए समय है या नहीं है। सर आप जैसे विद्वान के लिए, अगर हम तो व्याख्याता, आप खुद ही तो कह रहे थे कि आप लोग प्रवक्ता हैं, हम दूसरे की कहने वाले, कही हुई बात को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। आप तो कर्मठ हैं सर, आपने करके दिखाया है, आप स्वनाम धन्य हैं। अभी जो आप एक जिक्र कर रहे थे सर, मैं आपको एक उदाहरण दूं। मैंने कई एक राज्य स्तरीय मंचों में भी इस बात को उठाया था। अंग्रेजों के वक्त का एक कानून है कि जंगल से आप सयाना यानी बड़ा पेड़ नहीं काटेंगे। तो लोग जो जंगल में जाते हैं वो एक बड़े बांस के पेड़ को अगर काटते तो कम से कम 8-10 गट्ठर उससे लकड़ी उनको मिल जाती। लोग इतना जानते हैं कि कानून कहता है बड़ा पेड़ नहीं काटना है, वो जाकर के लगभग 30 या 40 छोटे बांस के पेड़ों को काट करके लाते हैं, जबकि प्रकृति को एक बांस के पेड़ को पालने में कितना समय लग जाता है। इस समय हमारे देश में आप कुछ काम मत करिए, निष्क्रिय बैठे रहिए, सरकार आपको चावल देगी, सरकार आपको गेहूं देगी। ये क्या कहते हैं, एक ऐसा ये सिस्टम चल निकला है। मैं यहाँ पर सभी लोग लगभग पर्वतीय अंचल से हैं या उत्तराखंड से हैं। मुझे याद है हमारे गांव में जो व्यक्ति इस तरह का होता था कि उसके परिवार के अन्य कोई सदस्य नहीं है, उसको बानर हटाने के लिए नियुक्त करते थे, तो घर से रोटियों की बारी लगती थी।
उसके लिए कपड़े पूरे गांव वाले बना करके देते थे। कम से कम वो श्रम करता था वो व्यक्ति, प्रतिफल स्वरूप उसका पालन होता था। लेकिन आज तो ये है कि आप सारे गांव में फ्री फोकट का अनाज बांट रहे हैं। तो अभी जो सर ने कहा कि जब पहली तिल्ली मार्चिस की गिरती है, अगर उसको कोई पांव से उसे अगर कुचल दे, मसल दे, तो साहब वनाग्नि कहाँ से आगे बढ़ेगी। और जब आग लगती है उससे सारे छोटे पेड़ सूख जाते हैं, उससे सारे, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो तो इन्हीं ये जो घास फूस है जमीन में उसी से उसको एब्जॉर्ब होना है। जब हमारे डांडे कांठे सारे नंगे हो जाते हैं और उसके बाद बारिश होती है, वो पानी सारा बह करके नीचे को चला जाता है और जमीन उसको सोख भी नहीं पाती है। इस समय तो उत्तराखंड में या तो प्रोफेसर जीवन सिंह मेहता जैसे लोगों की आवश्यकता है या डॉक्टर आशुतोष सर जैसे लोगों की आवश्यकता है। अभी बहुत सारे स्वनाम धन्य लोग हैं हमारे ही रामनगर में, मितेश्वर आनंद और उनकी एक बहुत बड़ी टीम है, दामोदर राठौर साहब हैं। मुझे तो वो लोग इतने बुद्धिजीवी थे